नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ जिसने सबको चिंता में डाल रखा है। क्या आम आदमी और क्या बाजार। बात हो रही है क्रूड की बेतहाशा बढ़ती कीमतों की। जी हां, लगातार हम देख रहे हैं कि क्रूड की कीमतों में उबाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे क्रूड का असर हर देश की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। शेयर बाजार भी क्रूड की मार से नहीं बचा है। कई देशों के बाजार गिरावट में रहे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बाजार की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात कच्चे तेल की कीमतों में आई उछाल की। फिलहाल ब्रेंट क्रूड की कीमतें $88 पर पहुंच गई हैं। इंट्राडे में ब्रेंट क्रूड $89 के पार निकल गया था। क्या है इस तेजी के पीछे वजह, बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। आखिरकार सौमीत, बताएं क्यों आग लगी है क्रूड की कीमतों में? ग्लोबली ओमिक्रॉन केसेस बढ़ने के बावजूद और क्लीनर फ्यूल की तरफ ट्रांजिशन करने के बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो क्रूड प्राइसेस करीब 24% से बढ़ चुकी है दिसंबर से लेके अब तक। और अगर एक्सपर्ट्स का मानना देखें तो ये आगे जाके क्रूड प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं। तो ये क्रूड प्राइसेस बढ़ने के पीछे क्या कारण है? पहला कारण तो ये है कि जो डिमांड सप्लाई है उसमें एक मिसमैच हो रखा है। अगर हम देखेंगे तो पहला 2 वेव जो था कोविड-19 का, उससे अगर हम ओमिक्रॉन का वेव कंपेयर करेंगे तो डिमांड पे जो इम्पैक्ट रहा है इसका वो बहुत ही कम है। इनफैक्ट फ्यूल डिमांड में हार्डली कोई इम्पैक्ट आया है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ओपेक प्लस जो ग्रुप है वो अपना प्रोडक्शन टारगेट नहीं मीट कर पा रही है। पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो करीब 4 लाख बैरल पर डे प्रोड्यूस करेगी, बट अगर रियलिटी में हम देखें तो 3 लाख बैरल पर डे भी ऐड नहीं कर पा रही है। और अगर इस मोमेंट में हम देखेंगे तो सिर्फ 2 ही कंट्री है जो कि सऊदी अरेबिया और यूएई है जो अपना प्रोडक्शन टारगेट मीट कर पा रही है और प्री कोविड लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रही है इस वक्त। और इसी लो प्रोडक्शन की वजह से एक डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रखा है, जिसकी वजह से इन्वेंट्रीज कम हो रहे हैं और क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अब ये लो प्रोडक्शन के पीछे का कारण क्या है? वो है लैक ऑफ फंड्स ना। अभी हम देखेंगे तो जैसे हम ग्लोबली क्लीनर फ्यूल की तरफ मूव कर रहे हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इस फील्ड में, और उसी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ इवन रशिया भी अपना प्रोडक्शन टारगेट मीट नहीं कर पा रही है इस कारण की वजह से, और इसीलिए प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, इन्वेंट्री कम गिर रही है उसकी वजह से, और क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब इन कारणों के अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है। रिसेंटली यमन के हूती ग्रुप ने यूएई पे अटैक किया था। अब ये यूएई के जो ऑयल फैसिलिटीज़ पे इसका डैमेज हुआ है वो हालांकि ज़्यादा नहीं था, बट इसके वजह से एक सप्लाई डिसरप्शन का रिस्क और डर बना है मार्केट में। ये अटैक की वजह से मार्केट ऐसा भी सिग्नल ले रही है कि ईरान यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर डील साइन होने वाला था वो अब नहीं होगा, जिसकी वजह से ईरान का जो क्रूड है वो भी मार्केट में सेल के लिए नहीं होगा। आखिर में अगर हम देखेंगे तो रशिया ने हाल ही में अपना मिलिट्री प्रेजेंस यूक्रेन के बॉर्डर में काफ़ी बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से एक इन्वेजन का रिस्क और डर बना है ग्लोबली, और इन्हीं कारणों की वजह से क्रूड प्राइसेस काफ़ी ऊपर बढ़ रहे हैं रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो। शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए सौमीत। लेकिन हम बात करते हैं अब शेयर बाजार में हुए कारोबार की, जहां पर क्लियरली हमने इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की बढ़ती कीमतों से बाजार का सेंटिमेंट खराब होते हुए तो देखा है। आज सेंसेक्स पिछले 2 दिन में 1000 अंक से ज़्यादा गिरा है। निफ्टी पर भी हमने गिरावट की मार पड़ते हुए देखी है। लेकिन ओवरऑल बाजार में आज कारोबार कैसा रहा है, हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी बता रही हैं। महंगे क्रूड और कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज दूसरे दिन हमने देखा कि बाजार में गिरावट के साथ कारोबार हुआ और निफ्टी 17,900 के नीचे भी फिसला। लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि कुछ रिकवरी हुई और 17,940 के आसपास आज क्लोजिंग दिखी निफ्टी में। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी निचले स्तरों से करीब 100 अंक की रिकवरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में भी हल्की रिकवरी देखी गई, लेकिन लाल निशान में ही क्लोजिंग दिखी। करीब 170 अंक नीचे बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी है। इसके अलावा आज क्रूड से जुड़े जो भी सेक्टर्स थे वहां पर इम्पैक्ट दिखा, जैसे कि ओएनजीसी जिसको कि फायदा होता है वो आज निफ्टी का टॉप गेनर था। वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी, पेंट्स और सीमेंट शेयरों में भी दबाव दिखा। एचयूएल और एशियन पेंट्स के नंबर्स आने थे और नतीजों के पहले वहां पर भी एक दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ आईटी और फाइनेंस शेयरों में भी हमने देखा कि आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा था। सरकारी बैंक और पावर शेयरों में आज लेकिन अच्छी तेजी बनी हुई थी कमजोर मार्केट में भी। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो आज ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया और यूपीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आज गिरने वाले शेयरों में एचयूएल
श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स और अदानी पोर्ट्स यहाँ पर कमजोरी थी और HUL और एशियन पेंट्स के नतीजे भी आने वाले हैं, उसके पहले यहाँ पर भी हमने कमजोरी देखी। आज कुछ कंपनियों पर ब्रोकरेज हाउस का भी असर था, जिस तरह से सुबह रिपोर्ट आ रही थी उसका भी असर देखा गया। ICICI प्रूडेंशियल और L&T टेक्नोलॉजी में जो रिपोर्ट्स थी वो काफी मिली जुली थी और उसका असर दिखा, करीब 5% नीचे ये स्टॉक दिखाई दिए। वहीं बायोकॉन में रिपोर्ट काफी पॉजिटिव थी और 5% ऊपर आज दिन भर अच्छी तेजी के साथ बायोकॉन भी ट्रेड कर रहा था। कुछ स्टॉक्स पर आज नतीजों का भी असर था। बजाज फाइनेंस में शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। वहीं टाटा एल्क्सी के नतीजे काफी शानदार थे और उसके चलते करीब 8% तक की तेजी इस स्टॉक में भी देखी गई है। लेकिन इस स्टॉक को छोड़ दे तो निफ्टी IT इंडेक्स में आज कमजोरी थी और करीब 4 हफ्ते के निचले स्तर पर आज IT इंडेक्स कारोबार कर रहा था, जिसमें कि एम्फेसिस, माइंडट्री, इन्फोसिस, L&T इन्फो यहाँ पर आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। अब आते हैं चढ़ने वाले शेयरों पे। तो आज सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PNB, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिली। वहीं पावर शेयरों में भी आज तेजी थी। टाटा पावर, अदानी पावर, सीमेंस, BHEL ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि अच्छी मजबूती के साथ आज दिन भर कारोबार कर रहे थे। चलिए अब बात करते हैं बाजार के जानकारों की, आखिर उनका क्या कहना है बाजार की चाल को लेकर। तो आज ग्रुप के ED भरत शाह ने कहा है कि निवेशकों को ट्रेंड या थीम से प्रभावित होकर निवेश की रणनीति नहीं बनानी चाहिए, अनुशासित ढंग से और लंबी अवधि के लिए निवेश के मौके तलाशने चाहिए। एक साल का नजरिया रखना मैं मानता हूँ इन्वेस्टमेंट में गुनाह है। ऐसे शॉर्ट टर्म के फैक्टर्स पे कोई भी आप प्रेडिक्शन करना वो अच्छी बात नहीं है और आपके पोर्टफोलियो के लिए भी ठीक नहीं है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म है, उसको लॉन्ग टर्म की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। एक साल बहुत शॉर्ट होता है जिसके लिए कोई भी मीनिंगफुल प्रेडिक्शन देना। दूसरा, हमें कोई ट्रेंड या थीम पे के प्रभाव में नहीं बहना है। हमें जो बिजनेसेस में बड़े बनने की क्षमता है, लंबे अरसे की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, मैनेजमेंट में कैपेबिलिटी है और गवर्नेंस है जो ये ग्रोथ को अच्छे से कन्वर्ट कर पाए, बिजनेस में कैरेक्टर हो जहाँ से वैल्यू क्रिएट हो सके, और ये सभी को केवल ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स नहीं बट क्वालिटी ऑफ ग्रोथ भी सुपीरियर और साफ सुथरी होनी चाहिए। ये सब फैक्टर जब मिलेंगे तो ऐसे बिजनेस में वैल्यू क्रिएट होगी और उसकी वैल्यू का अंदाज हम ले सकते हैं। तो डिसिप्लिन से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से खरीदने में वहाँ से लॉन्ग टर्म की कंपाउंडेड रिटर्न मिलेगी। तो ये कोई सेक्टर या थीम में बहने वाली बात नहीं है। ये हार्डवर्क है। हर स्टॉक के लिए, हर चीज़ के लिए मेहनत करके हमें समझना है और जहाँ वो बिजनेसेस में वो लॉन्ग टर्म का सुयोग नजर आता है वहाँ हमें इन्वेस्ट करना है। तो ये शॉर्ट टर्म की थिंकिंग या कोई ट्रेंड के बेसिस पे इन्वेस्टिंग, ये सब चीज़ों में मैं मानता हूँ कि कोई मुझे श्रद्धा नहीं है और न मैं मानता हूँ कि उससे इन्वेस्टिंग आपकी अच्छी हो सकती। मैनहट्टन वेंचर के हेड ऑफ रिसर्च और पार्टनर संतोष राव का कहना है कि फेड की तरफ से होने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर दुनिया भर के उभरते बाजारों पर दिखाई देगा और साथ ही ग्लोबल ट्रिगर्स में भी आगे आने वाली समस्याओं के संकेत ये दे रहा है। आई थिंक राइट नाउ देखिए एक तरह का कंफ्यूजन है हर जगह। यहाँ पे यूएस में इन्फ्लेशन इज रेजिंग, Federal Reserve, we don't know whether how many interest rates are going to come, how high they're going to go, and then we have this producer index was up, consumer sentiment is down, and then we have the Goldman Sachs report today that said that operating expenses are up. So all the indicators suggest कि थोड़ा प्रॉब्लम है आगे जाके। तो फेडरल रिजर्व विल रेज द रेट्स, कितना बढ़ाएंगे वो पता नहीं। But that has an impact on the global market. It has an impact on the dollar, which impacts emerging markets. Then you have this oil crisis. We don't know where this the UAE, Saudi, Yemen thing will go on. That might have a effect on the oil prices. So all that has an impact. So there's a combination of events driving this whole thing, and that will impact the emerging markets definitely.
सीएलएसए के विकास चंद का कहना है कि बाजार अब सेक्टर रोटेशन बाजार में देखने को मिलेगा और जिसमें फार्मा और यूटिलिटीज शेयर बेहतर कर सकते हैं। फार्मा और बैंक शेयरों पर उनकी क्या राय है, आपको सुनाते हैं। These were the stocks which were doing very well at the start of COVID, seeing as big beneficiaries of COVID. Some of them went up in hopes of, COVID, perhaps COVID remedies, COVID vaccines that could be big beneficiary from them. Sometimes when there is so much excitement, stocks run ahead of themselves and there is a period of consolidation. We believe that, perhaps we are towards the fag end of that consolidation for some of the pharma names. And we have one of the pharma names and we are through that overweight in our positioning in pharma. So we like, if you were to look at defensives, IT, pharma, and consumer staples, amongst them, and utilities, maybe utilities and pharma is what we like much more than the other two. So, and we should not forget that we are starting the year when there are things which are not on our side. It's not an unequivocal year where you can say, bang the table about what's going to happen. It's a year where, there'll be a balancing act. There are, right now, the big worry is the absolute valuation of Nifty, both on an absolute and a relative basis. We are at levels where, historically has not given us great returns, and consumption sentiment not being that great. Those are the two big risks when we start the year. The balancing factor is, if you were to look at earnings growth, Nifty is the best earnings growth story amongst large markets in the world, other than Philippines, which is not that big a market. So that should in a way offset some of that valuation worry. So there will be periods when defensives will get relevant because it's going to be a year of big sector rotation and not really a runaway move on the benchmark. And if you were to look at defensives, pharma would be amongst the preferred ones for us. रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। पेमेंट से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराने वाली एजीएस ट्रांजैक्टेक का आईपीओ आज से खुल गया है। निवेशक 21 जनवरी तक इसमें पैसे लगा सकेंगे। पहले दिन इसका इशू करीब 88% भरा है। इशू के जरिए कंपनी की 680 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसका प्राइस बैंड 166 से 175 रुपए रखा गया है। और एजीएस ट्रांजैक्ट ग्रोथ के लिए कहां फोकस कर रही है, इस पर हमने एजीएस ट्रांजैक्ट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि बी गोयल से बात की और आइए सुनते हैं उनसे कि कंपनी की ग्रोथ को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है। हमारा फोकस डिजिटल पेमेंट्स में है, हमारा फोकस कैश पेमेंट में है। डिजिटल पेमेंट में हमारा जो मेन फोकस रहा है वो है पॉइंट ऑफ सेल एक्वायरिंग सॉल्यूशन, जहां की हम बेसिकली कार्ड स्वाइप मशीन्स लगाते हैं। और हमारा जो टेक्नोलॉजी टीम का जो मिशन था वो 2 फोल्ड था। उसमें पहला था कि हम अपने पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन के ऊपर हर तरीके के डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकें, भले चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, प्रीपेड कार्ड हो, क्यूआर कोड हो, यूपीआई हो या प्रोप्राइटरी प्रीपेड कार्ड्स हो। We wanted to make sure that all kinds of digital payments should be acceptable at our point of sale. Second, हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि हम जो भी मर्चेंट का बिलिंग सॉल्यूशन है उसके साथ इंटीग्रेट करें so that the transaction flows seamlessly on the payment terminal. And ये दोनों चीजों के कारण हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिली। इसके अलावा हमने डिजिटल में इश्यूएंस प्लेटफॉर्म पे भी काफी फोकस कर रहे हैं। हमारी एक 100% होली ओन सब्सिडरी है जिसका नाम है इंडिया ट्रांजैक्ट सर्विसेज लिमिटेड, जहां पर कि हमें पीपीआई लाइसेंस सेंट्रल बैंक ने इशू किया है, जहां की हम ऑनगो के नाम से गिफ्ट कार्ड ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। पेटीएम का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस का शेयर आज एनएसई पर 5% तक गिरा है और ये अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है जो इस शेयर ने देखी है। पेटीएम का शेयर पिछले 12 ट्रेडिंग सेशंस में से 11 बार गिरावट पर बंद हुआ है। इस दौरान ये शेयर 26% तक नीचे भी आ चुका है। कंपनी 2 महीने पहले बाजार में अपने इशू प्राइस से 9% डिस्काउंट पर लिस्ट हुई थी। तब से अब तक पेटीएम का शेयर आधी कीमत पर आ चुका है। यहाँ तक कि इसके मर्चेंट बैंकर्स तक पेटीएम का 12 महीने का टारगेट 1875 रुपए दे रहे हैं, जो कि इसके इशू प्राइस से काफी कम है।
देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी अपने आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल करने की तैयारी में है। इसके साथ ही कंपनी एंकर निवेशक के लिए देश दुनिया के दिग्गज फंड हाउसेस के साथ बातचीत भी इनकी चल रही है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी 25 से 30 हजार करोड़ रुपए जुटाने के लिए 25 से 30 एंकर निवेशकों से बातचीत कर रही है। इस बारे में तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। जी हाँ, एलआईसी डीआरएचपी दाखिल करने को तैयार है और उसके साथ ही साथ एंकर इन्वेस्टर्स से भी बातचीत कर रही है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 25 से 30 एंकर इन्वेस्टर्स से एलआईसी ने बातचीत की है और जो प्लान है वो ये है कि 20 से 25 हजार करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से ही जुटा लिए जाएं, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन होता है आईपीओ खुलने से पहले। जो एंकर इन्वेस्टर्स जिनसे बातचीत चल रही है उनमें से कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ब्लैक रॉक ग्लोबल, फिडेलिटी फंड, गोल्डमैन सैक्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और एसबीआई म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं। तो इन सभी बड़े प्लेयर से एलआईसी बातचीत कर रही है। आपको याद होगा कि जो गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट टारगेट है उसके लिए एलआईसी आईपीओ काफी जरूरी है। वो इसी साल अगर डाइवेस्टमेंट टारगेट को मीट करना है और इसके लिए जो आईपीओ की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू करना चाहती है कंपनी। हमें ये भी पता चला है कि जो वैल्यूएशन रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है उसके मुताबिक जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो 11 से 12 लाख करोड़ रुपए का है। तो अगर आईपीओ से सरकार 10% डाइवेस्ट करती है तो 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की सरकार को डाइवेस्टमेंट टारगेट में पूरा करने में मदद मिलेगी। बात करते हैं आज आए नतीजों की, जहां पर बजाज ऑटो के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं और यहां पर नतीजे जो हैं वो उम्मीद से कमजोर रहे हैं। जो मुनाफा है करीब 22% घटा है। कैसे रहे बजाज ऑटो के नतीजे, सृष्टि शर्मा हमारी सहयोगी बता रही हैं। इस बार बजाज ऑटो के नंबर्स देखें तो काफ़ी अच्छे आए हैं, मार्केट के अनुमान से अच्छे हैं सभी पैमानों पे और ख़ास तौर से जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो सबसे बेहतरीन देखने को मिले हैं। क्योंकि हमारा अनुमान था कि डोमेस्टिक टू व्हीलर सेगमेंट में दबाव है, वहाँ पे बिक्री पर असर देखने को मिला था और ख़ास तौर से जिस तरीके से कच्चे माल की लागत में बढ़त हो रही थी, अनुमान था कि साल दर साल और सीक्वेंशली भी कंपनी के मार्जिन्स प्रेशर में आते हुए दिख सकते हैं। बट कंपनी ने 15.2% के EBITDA मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं और हमारा अनुमान था 14.3% का, तो वो भी एक बेहतरीन नंबर है। कंपनी की आय देखें तो वो अनुमान के मुताबिक रही है। EBITDA में हालांकि 21% की साल दर साल गिरावट देखने को मिली है, पर वो भी अनुमान से बेहतर 1370 करोड़ का कंपनी ने अपना EBITDA नंबर घोषित किया है। और आखिरी मुनाफा अगर देखें तो वहां पे भी जी हाँ 22% की गिरावट देखने को मिली है, पर अनुमान से थोड़ा सा बेहतर 1214 करोड़ कंपनी अपना मुनाफा दर्ज करती हुई नजर आई है। अब कंपनी का कहना है कि मार्जिन्स क्यों अच्छे रहे, उस पर दो उन्होंने फैक्टर्स दिए हैं कि जी हाँ जिस तरीके से कच्चे माल की लागत में बढ़त हो रही थी बट उसके सामने कंपनी ने काफी सारे प्राइस हाइक्स लिए थे, तो वो नंबर एक सपोर्ट करते हुए नजर आया। और साथ ही कंपनी के एक्सपोर्ट्स हमने देखा कि काफी सपोर्टिव थे बीती तिमाही, तो वो जो डॉलर में बढ़त हमें देखने को मिली है वो भी कंपनी के ओवरऑल रियलाइजेशंस काफी बेहतर करते हुए नजर आए हैं। आगे आने वाले समय में कंपनी का मानना है कि डोमेस्टिक टू व्हीलर सेगमेंट में वो अपनी जो मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट वहां पे उन्हें देखने को मिला है और साथ ही एक्सपोर्ट्स जो हैं वो काफी स्ट्रांग है, ऐसी कंपनी की कमेंट्री है। पर और कमेंट्री पे भी नजर रहेगी क्योंकि 20 जनवरी को सुबह 10 बजे कंपनी की कॉन कॉल है, तो वहां से और कौन सी डिटेल्स निकल के सामने आती हैं डिमांड आउटलुक पे और ईवी प्लान्स पे, वो भी हमारी नजर में रहेगी। चलिए अब कल के दिन में नजर होगी एशियन पेंट्स और एचयूएल के नतीजों पर। क्या है अनुमान इन दोनों ही कंपनियों के तिमाही नतीजों पर, विनी मोतीवाला हमारी सहयोगी बता रही हैं। एशियन पेंट्स अपने Q3 FY22 के नंबर पोस्ट करने वाले हैं और वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ होगी, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अराउंड 12% की ग्रोथ देख सकते हैं हम लोग। मेनली यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहा है टॉप लाइन ग्रोथ को वो है फेस्टिव सीजन, और उसके अलावा है जो डेकोरेटिव डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट है वहाँ पे हम लोग अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डबल डिजिट स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ। और उसके अलावा मार्केट शेयर गेन्स और जो प्राइस इंक्रीज भी कंपनी ने ली है वो सपोर्ट करेगी टॉप लाइन ग्रोथ को। अभी बात करते हैं बॉटम लाइन और मार्जिन। वहाँ
पे हम लोग प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिक्लाइन होंगे 11% से, और मार्जिन्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिक्लाइन होगा 730 बेसिस पॉइंट से इबिटा मार्जिन्स की डिक्लाइन होगी। तो वहाँ पे मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग 19% पे अराउंड। नाउ जो इबिटा मार्जिन्स मेनली क्यों इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन अभी भी चल रहा है, और लास्ट ईयर देखा जाए तो काफ़ी हाई बेस भी था, तो वो भी इम्पैक्ट आ रहा है इबिटा मार्जिन्स पे। पर एक जो रिलीफ है वो है कि सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्जिन्स इंप्रूव होती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी ली है, तो वो थोड़ा सपोर्ट करेगा सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन्स को भी। उसके अलावा देखा जाए तो वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एशियन पेंट्स के लिए 16 to 18% के अराउंड, और वैल्यूएशन अभी देखा जाए तो एशियन पेंट्स की वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, 74 टाइम्स है पी 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे कंपेयर टू अदर पेंट कंपनीज। तो देखेंगे कैसे परफॉर्म करेगा एशियन पेंट्स ये टाइम अपने अर्निंग्स में। तो एफएमसीजी में जो HUL अपने Q3 अर्निंग्स पोस्ट करने वाला है, वहाँ पे देख सकते हैं तो टॉप लाइन जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो होगी अराउंड 9% के अराउंड रेवेन्यू ग्रोथ होगी। मेनली यहाँ पे प्राइसिंग ग्रोथ ज़्यादा होगी और वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी इम्पैक्टेड रहेगी ये टाइम। वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट करें अराउंड 2 to 4% के अराउंड, और मेनली जो वॉल्यूम ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है वो है रूरल स्लो डाउन हमने देखा है, ग्रामेज रिडक्शन जो कंपनी ने ली होगी, एज वेल एज वीक कंज्यूमर सेंटिमेंट, वो सब प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ पे। तो 2 to 4% के हिसाब से होगी अराउंड HUL की वॉल्यूम ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होगी 13.7% पे, और मार्जिन्स वन ऑफ द फ्यू एफएमसीजी कंपनीज होगी जहां पे एक्चुअली हम लोग मार्जिन एक्सपेंशन में भी ये टाइम देख सकते हैं। 24.6% पे एबिटा मार्जिन है और 50 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ओवरऑल जो यहाँ पे है वो है रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, वो इम्पैक्ट कर रहा है ग्रॉस मार्जिन को, पर एबिटा मार्जिन की एक्सपेंशन है क्योंकि वहाँ पे रिडक्शन इन एड स्पेंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज अदर एक्सपेंसेस भी कम होते हुए हम लोग दिखना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए एबिटा मार्जिन को वो सपोर्ट करेगी। उसके अलावा जो हेल्थ हाइजीन सेगमेंट है वहाँ पे हम लोग मॉडरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ में, वाइल आउट ऑफ होम कंजम्पशन प्रोडक्ट्स, डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स पे इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियली। फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे, रूरल वर्सेस अर्बन डिमांड कैसी है, उसकी कमेंट्री पे क्या कंपनी क्या कमेंट्री दे रही है, इनपुट कॉस्ट पे, डिमांड पे, और ओमिक्रॉन के वेरिएंट की इम्पैक्ट पे भी वो वॉच आउट करेंगे। और उसके अलावा देखा जाए तो स्टॉक ने काफ़ी करेक्ट भी किया हुआ है अपने रिसेंट हाई से, 15 to 20% की करेक्शन देख रहे हैं। जो अक्टूबर्स में हमने हाई देखी थी तो वहाँ से काफ़ी करेक्शन है, वैल्यूएशन भी काफ़ी कम हुआ है रिसेंट उनके हाई से। अभी HUL की वैल्यूएशन है 55 टाइम्स PE 1 ईयर फॉरवर्ड पे, तो देखेंगे कैसे परफॉर्म करता है HUL। चलिए अब बात करते हैं कैबिनेट की आज की बैठक के बारे में, जहां पर कुछ बड़े ऐलान हुए हैं, और सबसे बड़ा ऐलान यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हुआ है। कैबिनेट ने अपने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी को 1500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इस फैसले से IREDA की कर्ज देने की क्षमता बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो जाएगी, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को साफ तौर से फायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा SBI को ब्याज में छूट के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए देने का भी फैसला किया है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार में बहुत काम हुआ है, कई गुना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगाए गए, और उसमें इरेडा की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। पिछले 6 वर्षों में इरेडा ने इसका पोर्टफोलियो 8,000 करोड़ से बढ़कर 8,800 करोड़ से बढ़कर 28,000 करोड़ रुपये हो गया है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इरेडा अब लगभग 12,000 करोड़ रुपये तक की लैंडिंग कर सकेगा, जिसमें लगभग 3,500 से 4,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता के सृजन के लिए फाइनेंसिंग का प्रबंध हो जाएगा। तो कैबिनेट में हुए बड़े ऐलानों और फैसलों को लेकर तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं। यूनियन कैबिनेट ने आज 3 बड़े और अहम फैसले लिए। सबसे पहले और बड़ा फैसला ये कि जो केंद्रीय आयोग है सफाई कर्मचारियों को लेकर के, इसकी मियाद को 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये केंद्रीय आयोग 31 मार्च 2025 तक काम करेगा। इस केंद्रीय आयोग जो सफाई कर्मचारियों के लिए है, इसकी मियाद मौजूदा साल 31 मार्च 2022 में पूरी हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार का सफाई कर्मचारियों को लेकर के उत्साह और समर्थन है, उसको देख करके सरकार ने फैसला लिया है कि ये आयोग
को 3 साल के लिए और अतिरिक्त समय दिया जाए और इसका एक बड़ा फायदा सफाई कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार को यह भी उम्मीद है कि इस एक फैसले से आने वाले जो राज्य में चुनाव हैं उसमें भी इसका कुछ हद तक लाभ जो रूलिंग पार्टी है उसको मिल पाएगा। लेकिन दूसरा बड़ा फैसला कैबिनेट का ये रहा वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को है कि सरकार ने इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो सरकारी एजेंसी है इसमें 1500 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन का फैसला लिया है और इससे इरडा की जो लेंडिंग कैपेसिटी है जो उधार देने की क्षमता है वो बढ़ करके अब 12,000 करोड़ रुपए हो गई है। और इसका बड़ा फायदा यह होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर के या नए प्लेयर जो लेंडिंग जो उधार लेना चाहते हैं उसमें इरडा अपनी एक विस्तार की भूमिका निभा पाएगा। सरकार को यह भी उम्मीद है कि इस एक फैसले से रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में साल में देश में तकरीबन 4,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन भी हो पाएगा, साथ ही साथ कई नई नौकरियां भी पैदा हो पाएंगी। तीसरा बड़ा फैसला कैबिनेट ने यह लिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी सरकार। और उसके पीछे का मामला दरअसल यह है कि जो ब्याज पर ब्याज का मामला था यानी कि जिस तरीके से सरकार ने लोन मोरेटोरियम 6 महीने का दिया था उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ब्याज है उस पर अतिरिक्त ब्याज नहीं वसूला जा सकता और उसका एक भार जाहिर तौर पे वित्तीय भार बैंकों पर आया था। तो बाद में सरकार ने फैसला लिया कि ये पूरा भार बैंकों पर नहीं डाला जाएगा, उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार अपने पर लेगी और उसी दिशा में अब सरकार ने फैसला लिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए मुहैया कराया जाएगा ताकि स्थिति जो पूरी ढांचा है वो सही से उसका संतुलन बना रहे। तो कुल मिलाकर के ये 3 बड़े फैसले जिससे सरकार को लगता है कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक नई जान भी फूंकी जा सकेगी। चलिए इसी के बाद बात करते हैं हम टाटा मोटर्स के नए लॉन्च की, जहां पे टाटा मोटर्स ने अपनी टाटा टियागो सीएनजी को लॉन्च कर दिया है। टाटा मोटर्स का इरादा इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी कारों पर फोकस बढ़ाने का है और इस मौके पर हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सुनते हैं कंपनी की ईवी और सीएनजी को लेकर आगे की क्या प्लानिंग है। पहले जरा हमें बताएं कौन कौन से 2 मॉडल्स हैं और क्या फर्क रहेगा जब आप सीएनजी में उतरे हैं, तो क्या डिफरेंस लाएंगे आप सीएनजी की एक यूजर एक्सपीरियंस में। तो धन्यवाद उत्कर्ष इस शो में लाने के लिए। देखिए हमने देखा है कि लास्ट 2 वर्षों में सीएनजी कारों के डिमांड में काफी वृद्धि आती रही है। अगर पिछले वित्तीय वर्ष में देखें तो करीब 50% का उछाल आया था इसके डिमांड में FY20 के बनिस्बत। और पहले 6 माह में अगर हम देखें इस वित्तीय वर्ष में तो करीब 97% की वृद्धि आई है, जो कि क्लियरली शो करता है कि सीएनजी का डिमांड जो है एक बहुत ही एक्सेलरेटेड वे में अगले कुछ सालों में आने वाला है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सीएनजी इंट्रोड्यूस करने की सोची। पर इसके पीछे ये भी समझना जरूरी है कि ये ग्रोथ जो है वो सस्टेन करेगा कि नहीं, और इसके पीछे के कारणों को जानना जरूरी है। और 3 कारणें हमने देखा कि क्यों सीएनजी में जो वृद्धि देखी गई है वो कंटिन्यू करेगी और कैसे ये साइज बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में। 3 फैक्टर्स हैं हम जो देखे हैं। अगर आप पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में देखें तो इनमें काफी उछाल आई है पिछले 2 वर्षों में। 100 के ऊपर भी चला गया था पेट्रोल, और इसलिए जो ग्राहक हैं उनके दिमाग में एक चिंता है रनिंग कॉस्ट को लेकर, इसलिए लोग सीएनजी की तरफ उनका रुझान दिखता है। दूसरा बड़ी चीज है कि जो सीएनजी स्टेशंस हुआ करती थी वो बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक दिशा दिखाई है इसमें। उन्होंने कहा है कि करीब 10,000 सीएनजी स्टेशंस इस दशक के अंत तक आ जाएंगी। हमने ऑलरेडी देखा है कि 3,500 सीएनजी स्टेशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं, और जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चालू किया है जिसे हम CGD कहते हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो 10 राउंड की बिडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और भी विस्तार होता जा रहा है डिस्ट्रिक्ट्स में, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आने वाले दिनों में इसलिए काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जो देश है उसमें सीएनजी का विस्तार होगा, इसलिए अगर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे तो उसके लिए ग्राहक होंगे। तीसरा बहुत बड़ा कारण है कि 2 सेगमेंट्स हैं, हैच और सेडान, जिसमें BS6 के बाद
जो डीजल की वायबिलिटी थी वो थोड़ी कम हो गई। इसलिए डीजल मॉडल्स जो इन दो सेगमेंट्स में हुआ करते थे वो आज के दिन में नहीं है। तो इसलिए सीएनजी जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल करती है। और ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने टियागो और टिगोर को चूज किया फैक्ट्री फिटेड सीएनजी में लाने के लिए। आपने ये पूछा कि ये कैसे अलग होगी एक जो सीएनजी कार्स जो ऑफर करते हैं आज के दिन में मार्केट में। तो देखिए दो तीन चीज़ें थी जो हम लोगों ने देखा कि जब एक ग्राहक सीएनजी मॉडल खरीदता है तो एक तो उसको फायदा होता है रनिंग कॉस्ट में, लेकिन दो चिंता बढ़ जाती है। एक तो परफॉर्मेंस को लेकर, जो परफॉर्मेंस में करीब 15-16% तक का ड्रॉप आ जाता है। और फिर जो सेफ्टी इंसिडेंसेस देखे गए हैं गैस लीकेज के कारण या थर्मल इंसिडेंट्स हुई हैं, इन सब चीज़ों को हमने ध्यान रखा। और जब हम लोग आज के दिन में सीएनजी लॉन्च कर रहे हैं ये दो मॉडल्स में, तो 4 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। आइकॉनिक इम्प्रेसिव इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, आइकॉनिक सेफ्टी, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी और इम्प्रेसिव फीचर्स। ये 4 पिलर्स पर हम लोग ये दो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और ये टाटा मोटर्स की कार की जो डीएनए है उससे मैच करती हैं। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन रहेगा और ये दो मॉडल्स हम लोग आज के दिन में लॉन्च कर रहे हैं। तो सर अप्रोच क्या है? अभी ये जो दो मॉडल्स हैं, एक है कि भाई मार्केट ग्रो कर रहा है, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, हमने भी दो प्रोडक्ट्स निकाल दिए। एक है एग्रेसिवली उस मार्केट में जाना, और एक जैसे आप ईवी में जा रहे हैं, इसमें आप 10 प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, या इवन पैसेंजर व्हीकल्स में एक एग्रेसिव इंटेंट है। सीएनजी में इस समय क्या इंटेंट है? अभी आप मार्केट टेस्ट करेंगे इन दो व्हीकल्स के साथ, या एक प्रोडक्ट लाइनअप है आपके पास जो अब एक एक करके हमें सुनने को मिलेगा? देखिए ये दो सेगमेंट्स हैं जो मैंने बताया कि इसमें चूंकि डीजल ऑप्शन निकल गया था, और यहाँ पर इन सेगमेंट्स में जो ग्राहक होते हैं उनमें रनिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ा प्रेफरेंस का फैक्टर होता है। इसलिए ये दो सेगमेंट्स जो थे सबसे रेलेवेंट थे। बाकी सेगमेंट्स में आज के दिन में डीजल भी ऑप्शंस हैं और कस्टमर्स की चॉइसेस वहाँ थोड़ी अलग हैं, लेकिन ये हम ज़रूर ये उम्मीद करते हैं कि बाकी सेगमेंट्स में भी सीएनजी की डिमांड आ सकती है। इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी तैयारी है, अगर किसी भी सेगमेंट में ज़रूरत पड़े तो हम लोग तेज़ी से सीएनजी मॉडल्स ला सकते हैं। लेकिन आज के दिन में इसके अलावे कौन से मॉडल में लाएंगे वो आज मैं नहीं बता पाऊंगा। जो साल 2022 है वो टाटा मोटर्स के लिए अब क्या देखेंगे हम? पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्योंकि हमने एक बड़ी छलांग लगाई है, तो इस साल अब उसमें हम कैसी ग्रोथ करेंगे? पैसेंजर व्हीकल में हम अभी 35,000 पे हैं, हम किस तरह की ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, और उसमें सीएनजी का हिस्सा भी कितना देख सकते हैं? 2022 एक बड़ा साल है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि अब जो हम कहते हैं कि जो इंडिया जो चैलेंजर से चैंपियन बना था 2003 से 2011 का सफ़र, शायद तक अब टाटा मोटर्स के लिए वो सफ़र शुरू हो चुका है कि अब आप चैलेंजर से चैंपियन का, तो ये साल कैसे रहेगा? ये साल मैं उम्मीद करता हूँ कि और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये उम्मीद है क्योंकि आज के दिन में जितनी हेडविंड्स हम लोग देखते हैं जो सडनली आ जाती हैं, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन पहला क्वार्टर जो है इस कैलेंडर ईयर में हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है सेमीकंडक्टर सिचुएशन में। 10-15% लास्ट 2 क्वार्टर के बनिस्बत बेटर होनी चाहिए। और चूंकि बहुत सारी मिटिगेशन एक्शन सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ले रहे हैं और हम भी ले रहे हैं, तो कुछ उपाय निकलेगा इस क्राइसिस से डील करने के लिए। और डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रहेगा इस वर्ष भी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जैसा मैंने बताया कि उसमें हम लोगों ने अपना एम्बिशन रखा है कि अगले 5 वर्षों में हम 10 मॉडल लाएं, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि हर साल 1-2 मॉडल्स हम लोग लॉन्च करते रहेंगे। जहाँ तक सीएनजी की बात है, ये 2 मॉडल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और हमारा एस्पिरेशन ये रहेगा कि जितनी टियागो और टिगोर हम बेचें उसमें से 30 से 35% कार हम सीएनजी बेचें। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कस्टमर्स का में दूसरे सेगमेंट्स में भी उतनी है कि नहीं, और अगर उतनी होगी तो हम लोग ज़रूर सीएनजी मॉडल्स उन सेगमेंट्स में भी देखेंगे।
वाला ज़माना इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है साफ तौर से, और ये बात अभी सभी व्हीकल कंपनियां समझ गई हैं और इसीलिए ईवी सेगमेंट में आने के मौके भी तलाश रही हैं। और इसी कड़ी में महिंद्रा ग्रुप भी पीछे नहीं है और हीरो इलेक्ट्रिक के साथ हाथ मिलाया है। कैसा रहेगा इनका आगे का ईवी का कारोबार, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। जमाने का साथ न बदलो तो जमाना हमें छोड़ देता है, और यही वजह है कि इस बदलते जमाने में महिंद्रा ग्रुप भी बदलना चाहता है। तभी तो उसने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेस में शामिल होने के लिए देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक के साथ हाथ मिला लिया है। दोनों कंपनियों के बीच 5 साल का करार हुआ है, जिसके तहत महिंद्रा ग्रुप हीरो इलेक्ट्रिक को मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट पार्ट्स में सहयोग करेगी। ये करार लगभग 150 करोड़ का होगा। वहीं अब महिंद्रा ग्रुप मध्य प्रदेश की पीतमपुर फैक्ट्री हीरो इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के लिए देगी। साथ ही देश के अलग अलग कोनों में गाड़ियों की सप्लाई में भी मदद करेगी, ताकि भविष्य में वक्त और पैसा तो बचे ही, ईवी के बाजार में रफ्तार भी बनी रहे। इसके साथ ही हीरो लुधियाना प्लांट को बढ़ाने जा रहा है, ताकि वो यहाँ हर साल 10 लाख ईवी बना सके। ईटी नाउ स्वदेश। तो इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद से इन गाड़ियों की खरीद पर 5% का ब्याज अनुदान देने का ऐलान किया है। और इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने CESL यानी अगर हम आपको बताएं तो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक करार किया है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को स्क्रैपिंग इंसेंटिव तहत मिलने वाली 30,000 रुपए की मदद के ऊपर 25,000 रुपए का और फायदा होगा। और इसके साथ ही दिल्ली ईवी को लेकर आसान आर्थिक सहायता अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दिल्ली सरकार की इस योजना की लिथियम आधारित ई रिक्शा, ई कार्ट्स, हल्के इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए CESL के पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको। इस पोर्टल पर लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल चुनने के विकल्प दिए जाएंगे और इससे लोगों को ऑटोमेटेड चैनल के जरिए इन योजनाओं का फायदा उठाने में आसानी होगी। रुक करते हैं मनी मंत्रा का, जहां पर आपको बताएंगे आज कि कैसे आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जरिए रिटायरमेंट का कॉर्पस खड़ा करने में सहायता मिलती है। देखिए। चलिए, तो आज हमारे खास मेहमान हैं आनंद राठी वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के डिप्टी CEO फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर, जहां पर आज हम लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे। जहां तक रिटायरमेंट प्लानिंग की बात है, अक्सर हम तमाम निवेश विकल्पों को कंसिडर करते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर होगा और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे होगा। दर्शकों को हम ये बता दें कि हम रिटायरमेंट के इन दो अहम निवेश विकल्पों पर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप केवल इन्हीं पर निर्भर रहें। आगे चल के आपको बताएंगे हम शो में कि कैसे रिटायरमेंट एज अ गोल को आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए और भी तरह के निवेश विकल्पों को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन बहुत दर्शक हैं फिरोज जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को नहीं समझते हैं। सैलरी में से पैसा कटता है, शायद अपनी सैलरी स्लिप में हर महीना देख लेते होंगे, लेकिन कैसे कटता है, कितने साल तक कटता है, कब तक आपको इसका फायदा मिल सकता है, आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, ये तमाम बुनियादी सवाल हैं जो अक्सर लोग समझना या पूछना भूल जाते हैं, छूट जाता है लोगों का पूछना भी। हालांकि आज हमने शो में सवाल मंगाए भी हैं जो कि हम आगे चलकर लेंगे, लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सैलरी स्लिप में जो दिखता है फिरोज, उसके आगे कितनी बड़ी कहानी है इस निवेश विकल्प की, बताएं। कविता जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो वक्त से चेंज होती रहती। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें 2011 में फॉर एग्जांपल 10 साल पहले जब FD की रेट्स थी 9.5 की, तब भी ये इंटरेस्ट देता था 9 का 8.5 का। तब इसकी महत्वपूर्णता इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि EPF या PF जिसको पॉपुलरली कहते हैं प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसमें ब्याज दर FD से कम मिल रहा था।
आज की डेट में जो ब्याज दर है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का 8.5% है और एफडी का ब्याज है 5.5% का। तो इसीलिए ये आपको 3% एफडी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है डेट के मुकाबले। ये बहुत अच्छा विकल्प है, एंड स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें रिस्क भी ना के बराबर है या नील है और नेग्लिजिबल है और 3% ज्यादा मिल रहा है। तो आज ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी और बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, इसको आज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, 12% आपकी बेसिक का आपका डिडक्शन होता है। अगर आपके एम्प्लॉइज आपके एम्प्लॉयर के 20 से कम है तो 10% डिडक्ट होता है। अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो 8% डेबिट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का 8% ऑफ द बेसिक। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ डेबिट यू सी फ्रॉम द सैलरी, व्हिच इज व्हाट यू सी इन द सैलरी स्लिप्स। फिरोज, अब जो हमारी सैलरी से डिडक्ट होता है वो कितना परसेंट होता है? कुल सैलरी का कितना हिस्सा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से कटता है? एम्प्लॉयर भी जो हिस्सा देते हैं वो कितना होता है? और ब्याज की कमाई कैसे होती है? 3 अलग अलग सवाल मैंने आपको पूछे हैं। करेक्ट कविता जी, आई विल ट्राई एंड रिमेंबर एंड आंसर देम। पहला तो 12% एम्प्लॉयर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें, अगर किसी की 20 लाख की सैलरी है तो और 20 लाख की बेसिक सैलरी है, ऑफ कोर्स ये दिस इज विशफुल थिंकिंग, तो 12% उसका होता है 2.4 lakhs एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, 2.4 lakhs which is again 12% ऑफ बेसिक, 2.4 lakhs एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 2.4 प्लस 2.4 4.8 lakhs ईपीएफ में इन्वेस्ट होते हैं। कुल मिला के आज की डेट में इसकी जो टैक्सेशन है 7.5 लाख तक एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन टैक्स नहीं होती, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक टैक्सेबल नहीं है। तो ये दोनों ही कंट्रीब्यूशन उस लिमिट के नीचे हैं। तो जो भी ब्याज अर्न होगा 8.5% का, वो पूरा टैक्स फ्री होगा बिकॉज ऑफ द लिमिट ऑफ 7.5 लाख फॉर एम्प्लॉयर टैक्स फ्री रिटर्न एंड 2.5 lakhs फॉर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 lakhs। इसके अंदर सीमित होता है जो कि ज्यादातर होता है। तो दोनों ही टैक्स फ्री हो जाते हैं और 8.5% का टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। वुमेन एम्प्लॉइज के लिए पहले 3 साल 10% की सिर्फ डिडक्शन हो सकती है अगर आप अपनी एचआर से बात करें तो। ओके, थोड़ा सा मुझे और बारीकी में जाना है। देखिए, ईपीएफ के तहत रिटायरमेंट की उम्र है आपकी 58 साल, फिरोज 58 ईयर्स। लेकिन अगर आप 58 साल तक काम करते हैं तब तो आपको ईपीएफ पर ब्याज मिलता रहेगा। 58 के बाद जब आप रिटायर होते हैं तब भी क्या मुझे ब्याज मिलता रहेगा? और अगर मैं 58 से पहले रिटायर हो जाती हूं तो मुझे क्या ब्याज मिलना तुरंत बंद हो जाएगा? देखिए, 54 के बाद एक निवेशक या एम्प्लॉई 90% अपने टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस को विड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2 रहा सवाल रिटायरमेंट होने के बाद क्या मुझे ब्याज मिलेगा? द आंसर इज यस, ब्याज मिलेगा। क्या वो टैक्स फ्री होगा? द आंसर इज नो, वो टैक्स फ्री नहीं होगा। तो 8.5% जो टैक्स फ्री मिलता था 58 तक की उम्र के लिए, उम्र तक, और आपकी रिटायरमेंट की उम्र पार हो गई तो आपको अब टैक्स लगेगा 8.5% पे। अगर आप मैक्सिमम स्लैब में हैं 30% की तो 5.5% पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलेगी पोस्ट रिटायरमेंट। अब अगर हम ब्याज की ही बात करना चाहें तो ये जो ब्याज है फिलहाल इस एफआई के लिए निर्धारित 8.5%। हमने देखा है पिछले 10 साल का जो आंकड़ा है जहां पर ईपीएफ में जो है ब्याज में कटौती लगातार होती हुई हम देख रहे हैं। हालांकि आज भी जैसा कि आपने शुरुआत में समझाया, फिरोज के फिक्स डिपॉजिट की बात करें या इवन पीपीएफ की हम बात करें तो उसकी तुलना में तो आपको ज्यादा ब्याज ही मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या उसकी कम होने की संभावना है? और ये जो हमारा ब्याज है क्या इसका कुछ हिस्सा हमें इक्विटी में भी कमाया हुआ दिया जाता है? क्या ईपीएफ का कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा इक्विटी में भी लगाने की बातचीत हो रही है या लगाने शुरू हो चुका है? यस कविता जी, जहां तक कि ब्याज का सवाल है, गवर्नमेंट ने लास्ट 10 साल में काफी जेनरोसिटी, खुला हाथ दिखाया है ब्याज देने में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। स्पेशली पब्लिक प्रोविडेंट फंड का करंट ब्याज है 7.1% का।
तो 8.5% एक आर्बिट्राज माना जाएगा, एक एक्स्ट्रा रिटर्न गिफ्ट की तरह मानी जाएगी। जब एफडी 9.5 थी तब भी वही ब्याज था, आज जब एफडी 5.5 है तो भी आपको अंदाजन उतना ही ब्याज मिल रहा है। अब आगे चलते हुए क्या अंदेशा है? मेरे हिसाब से इसमें जो डिफरेंस है एफडी और ईपीएफ की जो डिफरेंस है वो आज 3% है, एटलीस्ट 2% अगले 5 साल तक रहने की उम्मीद है। मतलब 1% घट सकता है मैक्सिमम इन द नेक्स्ट 5 years इज व्हाट आई वुड प्रोजेक्ट लुकिंग एट द बिहेवियर ऑफ द इंटरेस्ट रेट फिक्सेशन। फिरोज, अगर कोई अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है या कोई बेरोजगार हो जाता है तो वो क्या अपने पीएफ के अकाउंट में से पैसा पूरी तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, क्यों, या उन्हें रिटायरमेंट तक की उम्र तक रुकना पड़ेगा? कविता जी, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। अगर आप अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, अब पैंडेमिक में काफी विपदा आई लोगों पे, डाउन साइजिंग की कंपनी ने, कॉस्ट कटिंग की, तो उसमें काफी लोगों की नौकरियां गई होंगी। तो उनके लिए ये जरूर खबर है कि अगर आप 2 महीने तक भी अगर अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो आपको ये अधिकार होता है कि पूरे 100% जो आपने सालों से इकट्ठा किया होगा पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। उसको रिटायरमेंट तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। सो दैट्स अ ग्रेट पॉजिटिव एंड स्पेशली इन द करंट सिचुएशन जो लास्ट 1-1.5 साल से पैंडेमिक ने हमें दिखाया है। तो ईपीएफ अगर आपकी है तो उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, ये प्रूव करके कि आप 2 महीने से अनएम्प्लॉयड। और इसी के साथ फिरोज, आपसे भी हम लेंगे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल दर्शकों को उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए गाइड किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी में मेटावर्स का नया शब्द उभर रहा है। बड़े बड़े इवेंट भी अब मेटावर्स का ट्रायल कर रहे हैं और भारत में भी एक कपल ने अपनी शादी के लिए मेटावर्स का रास्ता चुना है। देखिए कैसे तमिलनाडु के इस कपल ने प्लान किया है अपनी शादी का रिसेप्शन। हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी की इस रिपोर्ट में। फेसबुक अब मेटा बन चुका है। जस्टिन बीबर जैसे आर्टिस्ट भी मेटावर्स में कॉन्सर्ट कर रहे हैं, तो भारत भी इसमें पीछे नहीं। तमिलनाडु के दिनेश एसपी और जनक नंदिनी रामस्वामी ने अपनी शादी का रिसेप्शन मेटावर्स में करने का फैसला लिया है। दिनेश आईआईटी मद्रास में प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और जनक नंदिनी टीसीएस में काम करती हैं। दोनों हैरी पॉटर के फैन हैं, लिहाजा इसी थीम में मेटावर्स में रिसेप्शन करने वाले हैं। It depends on the range. There is a range of about 50K, and it can cost you 1 lakh. It depends on your interest, basically. But for middle class people, we want to do a reception in real life, like a physical reception. It costs around 3 to 4 lakhs minimum, like to decorate the hall and for advance the hall. So these are the costs. So we are cutting rapidly. We are cutting major cost by doing it in metaverse. पिछले साल अप्रैल में जनक नंदिनी के पिता का निधन हो गया था और शादी जैसे अहम मौके पर उनकी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए दिनेश ने मेटावर्स में उनके पिता का अवतार बनाया। मेटावर्स ने उनके पिता के अवतार से रिसेप्शन को और खास बनाया है। He didn't tell me like my father will be there as avatar. I thought like everyone will be there as a cartoon character. But he said I have a surprise for you and you'll be very happy about that surprise. So really I'm very very happy. So I know he can't be, my father can't be physically with me, but he's there with me virtually. He made it. So I'm so happy. कोविड-19 की वजह से शादियों जैसे इवेंट के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और थीम वेडिंग में खर्च भी ज्यादा होता है। इन दोनों दिक्कतों का हल इस कपल को मेटावर्स में दिखा। रिसेप्शन में उनके दोस्त और परिवार वाले अपना अवतार चुन सकेंगे। हालांकि कईयों को अभी मेटावर्स समझने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन ट्रेंड तूल जरूर पकड़ेगा। ईटी नाउ स्वदेश के लिए खुशबू तिवारी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया गया है। उड़ानों पर प्रतिबंध 28 फरवरी 2022 तक जारी रहेगा और अभी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 जनवरी 2022 तक कैंसिल थी। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इसकी
आशंका पहले से ही थी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर प्रतिबंधों को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि एविएशन रेगुलेटर DGCA की तरफ से अप्रूव की गई कार्गो उड़ानों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके साथ ही एयर बबल समझौते के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट्स को संचालित करने की फिलहाल अनुमति होगी। आपको बता दें कि कोविड के चलते मार्च 2020 से रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई थी। आम आदमी पार्टी ने गोवा के लिए अमित पालेकर को अपना सीएम कैंडिडेट बनाया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित पालेकर के नाम का ऐलान किया है। पालेकर का नाम लिस्ट में सबसे आगे चल रहा था और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही कहा था कि उनका सीएम फेस भंडारी समाज का होगा। गोवा में तकरीबन 35% आबादी भंडारी समाज की है और पेशे से वकील अमित पालेकर सोशल वर्क में काफी एक्टिव हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई और इसके बाद अपर्णा यादव ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। सदस्यता लेने के बाद अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि राष्ट्र धर्म उनके लिए सबसे पहले है। चलिए, तो यहाँ पर शो समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं आईटीबीपी के जवानों का मिशन डेयर डेविल। दिल्ली के राजपथ पर रिपब्लिक डे परेड की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। आईटीबीपी के जवान भी बाइक से कई तरह के हैरत अंगेज फॉर्मेशन की रिहर्सल में जुटे हुए हैं। छोड़ जाते हैं आपको इन तस्वीरों के साथ।